Namaskar, good morning and most welcome in my video you are watching. Today we are start next topic. आज हम अगला एक जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे. पिछले वीडियो में आपने जीवों में जनन के बारे में देखा था कि जीवों में जनन जो है वो किस किस प्रकार से होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है जीवों में जनन की, या फिर अपन ने ये भी देखा था कि जो जीवों में जो जनन है वो जनन के जो प्रोसेस है वो जनन का जो प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में देखा था. आज हम एक टाइप लेंगे जो उसका अगला टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं भैया अलैंगिक जनन. बात को समझना अच्छे से. आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में. इंग्लिश में इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हालांकि हमने इसका जनरल अकाउंट देख लिया था पिछले वीडियो के अंदर. मैं एक बार और इसकी डिफाइन कर देता हूँ. अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एकल जीव, कौन, एक अकेला जीव या एकल कोशिका बोल दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है. एकल कोशिका भाग लेती है भैया. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई. अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें एक अकेला जीव, जिसे आप जनक संतति कह सकते हैं, या एकल कोशिका भाग लेते हैं. यह इस जनन जो है इस कोशिका में कैसे होता है, या ये कोशिका ये जीव क्या करता है? विभाजित या खंडन के द्वारा या विशिष्ट संरचना, कुछ विशिष्ट संरचना, समझ रहे हैं बात, के द्वारा क्या करता है? नई संतति को क्या करेगा? जन्म देता है. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं कहना चाह रहा हूं अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें खाली अकेला जीव यानी ओनली सिंगल सेल भाग लेती है. इसके अलावा वो कोशिका या तो विखंडित होकर या खंडित होकर या विभाजित होकर या कुछ विशिष्ट संरचना या कुछ विशिष्ट विधि के द्वारा नई संतति का निर्माण करती है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं. जिसे हम मुकुलन क्या, अलैंगिक जनन कहते हैं. मुकुलन एक विधि है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं. अब देखिए इसके अंदर एक विशिष्ट बात क्या है, इसमें ना तो युग्मकों का क्या निर्माण, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है. ठीक है, युग्मकों का क्या भाई? संलयन भी नहीं होता है. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करेंगे. ना तो युग्मकों का निर्माण होगा और ना युग्मकों का संलयन होगा. तो कहने का मतलब ये होगा जब ये दो घटनाएं नहीं होंगी तो ये जो होगी नई संतति जो होगी वो नई संतति एक दूसरे के समरूप तथा अपनी जनक के संतति के समरूप होगी. बात समझ में आई? इसलिए जो संतति पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी? संतति जो होती है वो क्या होगी? एक दूसरे एवं जनक के क्या होती है? समरूप. बात को समझना अब, ठीक है. एक तो एक दूसरे में तथा खुद जनक के समरूप होती हैं. और वो किस प्रकार से समरूप होती हैं? वो किस प्रकार से समरूप होती हैं? आनुवंशिकी रूप में, आकारिकी रूप से, है ना. आनुवंशिकी और आकारिकी रूप से दोनों से ही वो क्या होती है? समरूप होती है. यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से
जो प्रोड्यूस होने वाली ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, दोस टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकली सिमिलर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली टू द ईच अदर्स एंड विद पेरेंट्स। सो दैट्स व्हाई ये जो है इस प्रकार का जो है संतति उसको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संतति को क्या नाम दिया जाता है भाई? क्लोन कहा जाता है। और क्लोन क्या चीज़ होती है? क्लोन जो आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान होते हैं, यानी कि जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली जो चीज़ संरचना में और आनुवांशिकी में जो है वो समान होगी, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? क्लोन कहोगे। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। चलिए, अलैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके थे थोड़ी बहुत, कि अलैंगिक जो जनन है उसकी क्या तरीके हैं, वो किन किन तरीकों से अलैंगिक जनन होता है ना। हम लोग उस पर अब चर्चा कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वो किन किन तरीकों से होगा भैया। अभी देखते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, अलैंगिक जनन जो है वो कई विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1, इसकी जो विधियों की अगर अपन बात करें, इसके द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अगर हम लोग इसकी बात करें, तो पहला जो मेथड है जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? विखंडन, है ना। विखंडन, फीजन, है ना। फ्यूजन नहीं, फीजन इंग्लिश में बोलते हैं, फीजन। अब देखिए क्या होता है विखंडन। विखंडन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जनक की संतति कोशिका एक, दो या अधिक भागों में विभाजित होकर, दो या अधिक भागों में, यानी कि कौन? संतति, जनकीय संतति कोशिका, जनकीय संतति कोशिका जो है वो संतति कोशिका दो या अधिक भागों में क्या होती हैं? विभाजित। मेरी बात को समझना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, जनकीय संतति कोशिका है, यानी जनक जो है, पेरेंटल जो सेल है, वो सेल दो या अधिक भागों में विभाजित होकर क्या बनाएगी? नई संतति बनाती है। क्या बनाती है? अगर नई पीढ़ी को जन्म देती है तो उसको आप लोग विखंडन कहोगे। क्या कहोगे? विखंडन कई प्रकार का होता है। देखिए आप लोग, अनियमित विखंडन जो होता है, अनियमित जो विखंडन है, इरेगुलर विखंडन जो होता है वो होता है भैया किसमें? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा। बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है आपका, प्रोटोजोआ का सदस्य है अमीबा। इसके अलावा अगला देखिए आप लोग, अनुप्रस्थ जो है, अनुप्रस्थ विखंडन जो है वो विखंडन होता है आपके पैरामीशियम में। ये भी आपने बहुत अच्छे से सुना है, क्लास 11th के अंदर बहुत इसके बारे में जानकारी हासिल की है। नंबर 3 जो विखंडन होता है वो लंबवत जो विखंडन है, वो लंबवत विखंडन। कौन सा विखंडन? लंबवत विखंडन जो होता है वो होता है युगलिना में। आपको पता होगा ना, युगलिना को हम लोग लिंक बिटवीन द प्लांट और एनिमल्स भी कहा जाता है। मेक्सोट्रॉपिक इसका जो है वो न्यूट्रिशन होता है। कई बार ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर तो कई बार ये फोटोसिंथेसिस शुरू करता नहीं होता, तो फिर वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। तो ये 3 विशिष्ट एनिमल है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अनियमित जो विखंडन है वो अमीबा में होगा, अनुप्रस्थ जो विखंडन है वो पैरामीशियम में होगा, लंबवत विखंडन है जो युगलिना में होता है। अनुप्रस्थ विखंडन हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड होती है कोशिका उसको अनुप्रस्थ विखंडन कहते हैं। पैरामीशियम में लंबवत का मतलब लॉन्गिट्यूडिनली अगर डिवाइड होती है सेल तो उसको हम लोग लंबवत विखंडन कहते हैं। अनियमित विखंडन का थोड़ा सा झोल रहता है, समझ में नहीं आता कई बार। अनियमित विखंडन का मतलब ये होता है बच्चों कि कोशिका का केंद्रक और उसका जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो एक दूसरे के लंबवत विभाजित होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर अगर कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन नहीं होता है तो, और अगर एक दूसरे के लंबवत विभाजन होता है तो इस प्रकार का जो क्या कहते हैं उसको विभाजन जो होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे? अनियमित विखंडन कहोगे। क्या कहोगे? अनियमित विखंडन कहोगे। मेरी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना।
मैं जानना चाहता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए मामला कि मैटर क्या है, आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि मामला क्या है, कि विभाजन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो विखंडन आपको समझ में आ गया होगा कि जनकीय जो संतति कोशिका होती है वो 2 या अधिक भागों में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं और नई संतति का निर्माण करती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, अनियमित, अनुप्रस्थ और लंबवत। मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला जो टॉपिक होता है वो अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। अगली जो विधि है अलैंगिक जनन की, उस विधि का नाम क्या है, वो है मुकुलन, जिसको हम लोग जनरली बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बडिंग कहते हैं। तो सेकंड जो मेथड है इसका वो क्या है, बडिंग है ना। मेथड सेकंड मेथड क्या है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहा जाता है भाई। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। आपने देखा होगा हाइड्रा के अंदर, यीस्ट के अंदर, आपने सुना भी होगा बहुत अच्छे से कि किस प्रकार से क्या होता है। वो देखिए मुकुलन क्या होता है, ये जनरली किस किस के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है। और दूसरा जो है ये किस में घटना होती है, हाइड्रा में भी होता है। किस में होता है, और एक विशिष्ट बात देखिए किस में होता है, स्पंज में भी होता है। जैसे स्पॉन्जिला, कौन भाई, स्पॉन्जिला के अंदर में सिंपल स्पंज पोरिफेरा संघ का सदस्य है, आपको पता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। और आपको पता है यीस्ट जो है फंजाई किंगडम यानी कवक जगत में शामिल होता है। एकमात्र एक कोशिकीय कवक होता है यीस्ट, आपको पता है। इन तीनों के अंदर क्या होता है कि जो मुकुलन होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। इन दोनों की खास बात तो ये है कि इन दोनों के अंदर जो मुकुलन होता है वो कैसा होता है, बहिर्जात मुकुलन होता है। कैसा, एक्सोजीनियस। कैसा होता है, एक्सोजीनियस बडिंग होती है। जबकि इसके अंदर जो बडिंग होती है वो कैसी होती है भैया, एंडोजीनियस। कैसी होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अंतर्जात मुकुलन। कौन सा मुकुलन कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। और देखिए इस स्पॉन्जिला के अंदर इस अंतर्जात मुकुलन से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। तो इन जेम्यूल से नई संतति बनती है। क्या बनती है, तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि पोरिफेरा संघ के सदस्यों यानी स्पंज वगैरह के अंदर या स्पॉन्जिला के अंदर अलैंगिक जनन किन संरचनाओं से होता है, तो आपका उत्तर होगा जेम्यूल। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जेम्यूल होना चाहिए। अब थोड़ा सा यीस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बहिर्जात मुकुलन होता है। हाइड्रा आपको पता है एक मतलब कि वो अलग भुजाओं वाला प्राणी होता है। बहुत सारी इसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं, इन भुजाएं होती हैं। और इसका शरीर जो होता है एक बेलनाकार होता है। शरीर जो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। हाइड्रोजोआ क्लास का ये सदस्य है, उससे आपको पता चल ही रहा होगा। इसके शरीर से क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की आउटग्रोथ यानी बहिर्वर्दी बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है और इस हाइड्रा के स्ट्रक्चर, ये हाइड्रा की संरचना है। और इस हाइड्रा की जब इसको बडिंग की क्रिया होती है तब क्या होता है कि इसके शरीर से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बाहर निकलती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं भैया, बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं। ये मुकुल क्या करता है, इस हाइड्रा से, जो पैतृक हाइड्रा होता है, इस पैतृक हाइड्रा से न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करता रहता है और आकार में वृद्धि करता रहता है। आकार में क्या करता रहता है भैया, आकार में ये वृद्धि करता रहता है और ग्रोथ करके संपूर्ण हाइड्रा के जैसा बनना देखना शुरू हो जाता है। अंततः ये क्या हो जाता है, फिर पूरी तरीके से ये हाइड्रा के शरीर से पृथक हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन मैंने इसीलिए बोला, इसके अंदर आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकलती हैं। को यीस्ट कोशिका में भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये आउटग्रोथ जो होती हैं वो बाहर की ओर निकलती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। तीसरी जो विधि है अलैंगिक जनन की वो है बीजाणु निर्माण। तीसरी जो विधि है अलैंगिक जनन की वो क्या है भैया, बीजाणु निर्माण है। देखिए दो आपने पढ़ा अभी तक, विखंडन आपने देखा, ठीक है। विखंडन के बाद में आपने
मुकुलन देगा। तीसरा जो मेथड है वो मेथड है बेटा बीजाणु निर्माण। ठीक है, बीजाणु विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है, किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। आपने देखा विखंडन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है और मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। और तीसरा जो मेथड है वो क्या है? वो है बीजाणु के द्वारा। इनको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के जैसे कुछ कवक होते हैं, कुछ शैवाल और ब्रायोफाइटा के अंदर इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये गोल गोल संरचनाएं होती, विशिष्ट गोलाकार संरचनाएं होती है जो कौन किसके अंदर होता है? कुछ शैवाल होते हैं जिन्हें आप लोग एल्गी कहते हैं, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर ये जो हैं इस प्रकार के जो जीव होते हैं, एल्गी आप जानते हैं, कवक यानी फंगी भी आप जानते हैं, ब्रायोफाइट्स जो है जगत पादप जगत का एक संघ है, उसका सदस्य हैं ब्रायोफाइट्स प्लांट्स। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु जो होते हैं विशिष्ट गोलाकार संरचनाएं होती हैं। कैसी? विशिष्ट गोलाकार संरचनाएं हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 चलायमान, नंबर 2 अचल। कैसी होती हैं? अचल होती है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझने वाली है कि ये जो विशिष्ट गोलाकार गोल गोल संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है भैया? बीजाणुधानी स्पोरेंजियम में होता है। इसका मतलब आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो ये उत्पत्ति में अंतर्जात होते हैं, बहिर्जात नहीं होते हैं, उत्पत्ति में अंतर्जात। क्योंकि बीजाणुधानी के अंदर इनका निर्माण होता है, इसलिए उत्पत्ति में ये अंतर्जात होते हैं। और ये मोटिलिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, चलायमान और अचल। कैसे होते हैं? अचल। कैसा? अचल। जो अचल होते हैं इनमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो अचल वगैरह जो होते हैं इनमें कशाब अनुपस्थित रहते हैं, जैसे राइजोपस और म्यूकर के अंदर। किसके अंदर? अचल जो किस में पाया जाता है? कवक है राइजोपस एवं म्यूकर। एक विशिष्ट प्रकार के कवक होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? अचल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन की घटना होती है। जो चलायमान होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रेक्स। कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास व यूलोथ्रेक्स, दो शैवाल हैं। ये क्या है? शैवाल हैं। इन शैवालों के अंदर जो है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या होता है? चलायमान बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है? चलायमान जो बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं? कशाब युक्त होते हैं। और कशाब क्या होती हैं? सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती हैं। अचल जो बीजाणु होते हैं उन पे ये कशाब अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनका जो प्रकीर्णन है वो वाया एयर होगा, हवा के द्वारा होगा। जबकि ये किसके द्वारा प्रसारित होंगे? ये कशाबों के द्वारा खुद मोटिलिटी शो करते हैं। तो इस प्रकार के जो चलायमान बीजाणु जो होते हैं इनके लिए पानी की आवश्यकता होगी। बिना पानी के ये चल नहीं सकते, मिट्टी में नहीं चलेंगे, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बीजाणु क्या चीज़ है। बीजाणु एक विशिष्ट गोलाकार संरचना होती है जिसका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है। दैट मीन्स वी कैन से जो स्पोर्स होते हैं जो शैवालों में, कवकों में और किस में बनते हैं? ब्रायोफाइट्स में। इनके अंदर इनका निर्माण जो होता है वो उत्पत्ति में अंतर्जात होता है। दो प्रकार के बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे, एक तो चलायमान, दूसरे कौन से होते हैं? अचल। चलायमान आपको क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा, राइजोपस और म्यूकर के अंदर अचल मिलेगा। अब चलायमान में क्या होता है, अचल में क्या होता है? चलायमान जो बीजाणु हैं उनके अंदर क्या होता है कि कसाब
प्रेजेंट होता है और अचल में कशाप एब्सेंट होता है। तो अचल का जो प्रकीर्णन है या प्रसरण जो है वो किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है वो है कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। चौथी जो विधि है इसकी अलैंगिक जनन की वो कोनिडिया के द्वारा होती है। कोनिडिया भी एक विशिष्ट प्रकार के बीजाणु होते हैं, बस इनकी बात यह है कि इनका निर्माण जो है वो बीजाणुधानी में नहीं होता है, बीजाणुधानी में नहीं होकर कोनिडियोधर पर होता है। किसके ऊपर होता है? कोनिडियोधर पर होता है। अलैंगिक जनन की जो चौथी जो विधि है वो विधि है कैसी? कोनिडिया के द्वारा। किसका? कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया जो है ये भी अचल है ना, बीजाणु ही है, बीजाणु के समान संरचना है, ऐसे मान लें आप। किसके समान संरचना है? अचल बीजाणु के समान संरचनाएं होती है। इनका जो निर्माण है वो बीजाणु धानी में निर्माण जो क्या निर्माण की अगर अपन बात करें या डेवलपमेंट की बात करें या विकास की जो बात करें तो वो बीजाणुधानी में नहीं होता है। इनका विकास जो है बीजाणुधानी में नहीं होता। इनका विकास जो है विकास होता है किसके ऊपर? कोनिडियोधर पर। किसके ऊपर होता है? कोनिडियोधर पर इनका डेवलपमेंट होता है। और इनका जो प्रकीर्णन होता है वो हवा के द्वारा। हवा के द्वारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो कोनिडिया के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन किसके अंदर होता है कैसे होता है? कोनिडिया जो है वो एक प्रकार की अचल गोलाकार संरचनाएं होती हैं और ये अचल गोलाकार जो संरचनाएं हैं इनका विकास जो है वो कोनिडियोधर के ऊपर होता है। बात समझ में आ गई? अगर आप इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस और दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, पेनिसिलियम। ये दोनों कवक जो होते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल और भी आता है राइजोपस और म्यूकर भी। इसके अंदर भी इस प्रकार के कोनिडिया के द्वारा ही होता है। इसके अंदर राइजोपस म्यूकर भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, म्यूकर भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से ओइडिया भी होते हैं। ओइडिया बहुत मतलब छोटे लाइफ स्पान वाली संरचनाएं होती है क्योंकि उनके अंदर संचित फूड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वो अनुकूल परिस्थितियों में ही बनने वाली संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा और भी विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं जैसे सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु भी एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होती हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, कौन सी परिस्थितियां होती हैं? परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? परिस्थिति में जब जीव जो होता है, एक जो जीव होता है उसको अपने चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार के सिस्ट का यानी पुट्टी का निर्माण कर लेता है, तो और वो सर्वाइव कर जाए। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती तो वो पुट्टी डिजोल्व हो जाती है और वो वापस फिर क्या करना शुरू कर जाता है? ग्रोथ कर जाता है। इसी प्रकार से जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव क्या बनाते हैं? सुप्त बीजाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया? सुप्त बीजाणु, जिसको हैप्लेनोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैप्लेनोस्पोर कहा जाता है। और ये हैप्लेनोस्पोर इसकी विशिष्ट संरचनाएं हैं। इस प्रकार की संरचनाओं में क्या होता है कि इस बीजाणु के चारों तरफ क्या होता है? एक सिस्ट का निर्माण करते। पूरे बीजाणु के चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है और बीजाणु इसके अंदर सुरक्षित होता है। ये तो क्या होता है? बीजाणु होता है। और ये क्या होती है? भित्ति होती है। इस भित्ति यानी सिस्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस सिस्ट के कारण ये क्या होती है कि बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति में बचा रहता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये बीजाणु की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है और ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करता है। इसी प्रकार से एक चीज़ और होती है एकाइनेट। एकाइनेट भी होती है और एकाइनेट भी क्या होता है कि जब पूरी कोशिका के चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जब पूरी कोशिका के चारों तरफ ही किसका निर्माण हो जाता है? सिस्ट का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग एकाइनेट कहते हैं। अगर खाली बीजाणु के चारों तरफ सिस्ट का निर्माण होता है तब तो हम उसको क्या बोलते हैं? सुप्त बीजाणु। और जब पूरी सेल के चारों तरफ ही, किसके चारों तरफ? पूरी सेल के चारों तरफ ही अगर क्या हो जाता है
भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 सेल और इस सेल के चारों तरफ किसका निर्माण हो गया, सिस्ट का निर्माण हो गया, तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, एकाइनीट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये भी एक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली संरचना है जीवों के द्वारा, ताकि इसमें क्या होता है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो कोशिका या जो जीव है वो सर्वाइव कर सकता है। इससे क्या होता है कि वो अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये सिस्ट डिजोल्व हो जाएगी, वो अंकुरित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिक जनन जो है जंतुओं के अंदर होता है। अलैंगिक जनन जो है वो इन जंतुओं के जीवों के अंदर संपन्न होता है। अब देखिए एक और अलैंगिक जनन की सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट विधि है वो है खंडन। अलैंगिक जनन की जो अंतिम विधि है खंडन है। जो लास्ट विधि है इसकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, खंडन कहते हैं। और खंडन जो होता है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स जैसी कुछ शैवालों में होती है या कुछ ब्रायोफाइट्स में होती हैं। इनमें क्या होता है कि जीव क्या होता है, किसी कारण से या मैकेनिकल फोर्स से या किसी यांत्रिक दबाव के कारण क्या होता है कि जीव की कोशिकाएं टूट कर इधर उधर बिखर जाती हैं और वो वापस अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण या नए जीव का निर्माण करती हैं, तो उसको हम लोग खंडन कहते हैं। और ये जो विधि है वो किसके अंदर होती है, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स के अंदर, दोनों की दोनों शैवाल होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं, 5 प्रकार की जो विधियाँ हैं, ये विधियाँ मैंने आपको बताई और आपको अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।